एक बहुत बड़ा चुनाव खत्म होता है। जनादेश बिल्कुल साफ है, लेकिन हारने वाला नेता एक बहुत ही सोची समझी घोषणा करता है, मैं पद नहीं छोड़ूंगी। ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है। ये ठीक वो पल है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा एक दीवार से टकरा जाता है। इस पूरे खेल को दो अलग अलग नजरियों से देखना होगा। तमिलनाडु में एमके स्टालिन बहुमत खोने के तुरंत बाद इस्तीफा दे देते हैं। सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं। ममता बनर्जी एक बड़ी हार के बावजूद स्पष्ट रूप से कुर्सी छोड़ने से इनकार कर देती हैं। जब बुनियादी लोकतांत्रिक नियमों को यूं ही खारिज कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी होती है। और ये कोई मामूली हार नहीं है। विपक्षी पार्टी का 147 के जादुई आंकड़े को आसानी से पार करते हुए 200 से ज्यादा सीटें जीतना, ये 2/3 बहुमत है। इतने बड़े जनादेश को जब सीधे तौर पर नकारा जाता है तो ये केवल एक जिद नहीं रह जाती, ये एक रणनीतिक नाकाबंदी बन जाती है। इस तरह की नाकाबंदी को बनाए रखने के लिए एक खास तरह का नैरेटिव खड़ा करना पड़ता है। सत्ता छोड़ने से इनकार करने के पीछे एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई रणनीति होती है, ताकि पूरी स्टेट मशीनरी को किसी तरह रोक के रखा जा सके। इस बचाव रणनीति का ब्लूप्रिंट बहुत ही साफ और असरदार है। चुनाव में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाना, चुनाव आयोग पर सीधे पक्षपात का दावा करना और हर तरह के कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने की धमकी देना। इसका एक ही मकसद होता है, सिस्टम पर इतना शक पैदा कर देना कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया रुक जाए। लेकिन डेटा हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। कटे हुए वोटों के मुख्य तर्क को ही ले लीजिए। जिन 20 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट काटे जाने का दावा किया गया, उसी सत्ताधारी पार्टी ने जो गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, उन 20 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की। ये एक एकला आंकड़ा चुनाव चोरी होने के पूरे नैरेटिव को अंदर से खोखला कर देता है। और ठीक इसी बिंदु पर यह राजनीतिक ड्रामा एक असली संवैधानिक संकट में बदल जाता है। चूंकि इस पूरी राजनैतिक उठापटक के नीचे एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई छिपी है, जो ये बताती है कि हमारा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। अक्सर ये माना जाता है कि हारने वाले मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई सख्त कानून मौजूद होगा, लेकिन असलियत ये है कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं। चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना केवल एक संवैधानिक परंपरा है, एक अलिखित नैतिक नियम। हमारे लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सिर्फ एक सम्मान की भावना पर टिका है, एक ऐसा सम्मान जिसे अब खुलेआम तोड़ा जा रहा है। यहीं से एक बहुत बड़ा कानूनी लूपहोल सामने आता है। संविधान का अनुच्छेद 164 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसे राज्यपाल का प्रसाद यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर प्राप्त हो। ये एक अकेली लाइन सत्ता का पूरा संतुलन बदल देती है। राज्य सरकार का अस्तित्व अचानक पूरी तरह से केंद्र के प्रतिनिधि के कंधों पर आ जाता है। आमतौर पर राज्यपाल की भूमिका को सिर्फ एक औपचारिकता माना जाता है, लेकिन जब इस तरह का गतिरोध पैदा होता है तो उनकी यही विवेकाधीन शक्तियां इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा और धारदार हथियार बन जाती हैं। समय बहुत तेजी से निकल रहा होता है। गवर्नर के पास 2 बेहद शक्तिशाली विकल्प मौजूद हैं। पहला, असेंबली बुलाकर तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश देना, और अगर वो नेता बहुमत साबित करने से मना करे तो गवर्नर दूसरा विकल्प चुन सकता है, मुख्यमंत्री की सीधी बर्खास्तगी। अगर जनादेश का सम्मान स्वेच्छा से नहीं किया जाता तो संविधान के पास उसे जबरन लागू करने की पूरी ताकत होती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी असीमित शक्ति होना भी अपने आप में एक खतरा है, और ठीक इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के हालात के लिए पहले से ही एक बहुत मजबूत लकीर खींच रखी है। एसआर बोम्मई केस का ऐतिहासिक फैसला इस मामले में कोई भ्रम नहीं छोड़ता। बहुमत का फैसला बंद कमरों में या किसी की मनमर्जी से नहीं, बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर ही होना चाहिए। एक नेता कुछ समय के लिए इस कार्यवाही को जरूर टाल सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए विधानसभा से भाग नहीं सकता। फ्लोर टेस्ट ही इस पूरे खेल की आखिरी रणभूमि है। और अगर ये गतिरोध जल्दी नहीं टूटता तो हालात किस तेजी से बिगड़ते हैं ये देखना जरूरी है। पहले दिन इनकार, तीसरे दिन तक गवर्नर के फैसले में देरी, 5वें दिन असेंबली का न बुलाया जाना और 7वें दिन तक आते आते राज्य के संवैधानिक तंत्र का पूरी तरह से फेल हो जाना। इसका अंतिम परिणाम बहुत ही गंभीर होता है। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। राज्य सीधा केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है और एक क्षेत्रीय विवाद एक राष्ट्रीय संकट बन जाता है।
ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे रणनीतिक सवाल की तरफ धकेलती है। अगर एक नेता को अच्छी तरह पता है कि वो हार चुका है और संविधान उसे देर सवेर बाहर कर ही देगा, तो वो जानबूझकर इतना बड़ा टकराव क्यों पैदा करता है? इसे समझने के लिए हमें भारत से बाहर देखना होगा। ये जो ब्लूप्रिंट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो असल में एक ग्लोबल राजनीतिक स्ट्रैटेजी है। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को याद करें, ममता बनर्जी हों या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही नेताओं ने हार के तुरंत बाद भारी गड़बड़ी का दावा किया और सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। ये कोई स्थानीय घटना नहीं है, ये दुनिया भर में आजमाया हुआ एक राजनीतिक प्लेबुक है। इसका असली मकसद हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना नहीं होता, क्योंकि वो नामुमकिन है। असली खेल अपनी विदाई की कहानी को खुद कंट्रोल करने का है। ये अपने कट्टर समर्थकों को ताकत का एहसास दिलाने, कानूनी चुनौतियों के लिए ज़रूरी वक्त जुटाने, पर्दे के पीछे राजनीतिक सौदाबाजी करने और जनता का भारी दबाव बनाने का एक तरीका है। ये हार को टालने की नहीं, बल्कि उस देरी को एक हथियार बनाने की रणनीति है। और ये पूरी स्थिति हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सच लाकर खड़ा कर देती है। हमारी पूरी व्यवस्था की नींव इस गहरे विश्वास पर टिकी है कि नेता नियमों का पालन करेंगे, लेकिन अगर सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण पूरी तरह से सिर्फ एक अलिखित नैतिक नियम पर निर्भर है, तो ये सोचने वाली बात है कि एक लोकतांत्रिक जनादेश असल में कितना सुरक्षित है, जब एक ताकतवर नेता बस कुर्सी छोड़ने से ही मना कर दे।